रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण कक्षा 10 विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि लेसन नंबर 1 है आपका। इसका हम आज आपको पार्ट 2 पढ़ाएंगे, जिसमें क्या पढ़ाएंगे, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। रासायनिक अपक्रिया कौन कौन से प्रकार होते हैं। इसके पहले हमने आपको रासायनिक अपक्रिया क्या होता है, रासायनिक अपक्रिया की पहचान क्या क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, संतुलित कैसे किया जाता है समीकरण को, इसके बारे में पढ़ा दिया है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो आप उसे क्लिक करके अभी देख सकते हैं। आज हम आपको पार्ट 2 इसका पढ़ाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ। आपका स्वागत है एकेडमिक विजन चैनल पर। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा गोल क्या क्या है, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। हम आज क्या क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अपक्रिया किस कौन कौन से प्रकार की होती है। पहला आपका इसमें संयोजन अपक्रिया, जैसे अपघटन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विस्थापन अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया, अवक्षेपण अपक्रिया, ऑक्सीकारक अपक्रिया, अपचायक अपक्रिया, संचारण, ये सब क्या है, आपकी रासायनिक अपक्रिया के प्रकार हैं। तो हम आज देखेंगे कि ये सब अपक्रियाएं कैसी होती हैं, किस प्रकार से हम इसको पहचानेंगे कि, और साथ ही साथ क्या देखेंगे इसका हम लास्ट में इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो लास्ट तक आप इस लेक्चर को जरूर देखिएगा। जैसे 2021 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 22 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, जैसे दिया गया ना रासायनिक अपक्रिया क्या है, इसके 2 लक्षण लिखिए, ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसी प्रकार संचारण क्या है, लोहे में जंग लगने का रासायनिक समीकरण लिखिए। उसी प्रकार से ये भी है, विस्थापन तथा द्विस्थापन अपक्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप अगर इस लेक्चर को पूरा देख लेंगे ना, तो आप इन सभी क्वेश्चनों को आप लेक्चर क्लास में सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिया। सबसे पहले क्रिया कौन सी है आपकी, संयोजन क्रिया, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या है, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक नया उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे कौन सी क्रिया बोला जाता है, संयोजन क्रिया बोला जाता है। क्या है इसमें, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, संयोजन क्रिया। अभिकारक क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर में बताया था, तीर के पहले जो, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और ए बी सी, जो तीर के पहले वाले होते हैं वो क्या होते हैं, अभिकारक, और तीर के बाद वाला जो होता है वो क्या होता है, तीर के सामने वाला उत्पाद होता है। तो इसमें क्या बोला गया है, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक, मतलब ये 2 या 2 से अधिक होने चाहिए और यह एक उत्पाद का निर्माण करे, ठीक है, उसको क्या बोला बोला जाता है, संयोजन अपक्रिया। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें क्या बोला गया, 2 या 2 से अधिक अभिकारक। मान लो एक अभिकारक आपका ए हो गया, दूसरा अभिकारक आपका क्या हो गया, बी हो गया। दोनों अभिकारक मिले आपके और ए बी का निर्माण कर लिए, ठीक है, दो अभिकारक मिले और किसका निर्माण किए, ए बी का। तो कौन सी अपक्रिया हो गई आपकी, संयोजन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया हो गई, संयोजन अपक्रिया। तो संयोजन अपक्रिया क्या होती है, आपको समझ में आ गया होगा। इसमें 2 अभिकारक होते हैं जो कि आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। मेन पॉइंट यही है, उत्पाद का निर्माण सिर्फ एक होगा, ठीक है, जो अभिकारक कितने भी हो सकते हैं लेकिन उत्पाद सिर्फ एक होगा। तो कौन सी अपक्रिया होगी आपकी, संयोजन अपक्रिया। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है आपका, जैसे मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम का हमने ऑक्सीजन से अपक्रिया कराया है, ठीक है, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से अपक्रिया कराया तो क्या बन गया हमारा 2MgO। मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, ये 2 अभिकारक हो गए आपके, एक मैग्नीशियम अभिकारक है, दूसरा कौन सा अभिकारक है, ऑक्सीजन। जब 2 अभिकारक आपस में मिले तो एक उत्पाद का निर्माण हुआ। कौन से उत्पाद का निर्माण हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। किसका निर्माण हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ये जो रिएक्शन हम लिखते हैं ना, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो आप रिएक्शन को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो संयोजन अपक्रिया तो यही होती है कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक
मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करें, उसको कौन सी अभिक्रिया बोला जाता है? संयोजन अभिक्रिया। तो एक अभिकारक Mg है, दूसरा अभिकारक O2 है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, दोनों आपस में मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किए। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई आपकी? संयोजन अभिक्रिया। अगर इसका एक एग्जांपल और भी हम देखें तो एक जैसे ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हमने किससे अभिक्रिया कराया? जल से अभिक्रिया कराया। किसका निर्माण हुआ फिर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ। ये OH का टॉय, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? चूना। चूने को जल में जब हमने बोला तो बुझा हुआ चूना प्राप्त हुआ। इसमें भी क्या है, एक अभिकारक ये है और दूसरा अभिकारक ये है, दो अभिकारक आपस में मिले और एक उत्पाद का निर्माण किए। तो संयोजन अभिक्रिया आपको समझ में आ गया होगा कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? संयोजन अभिक्रिया। चलिए इसका आगे देखते हैं। दूसरी अभिक्रिया कौन सी है आपकी? अपघटन अभिक्रिया है। दूसरी अभिक्रिया कौन सी है आपकी? अपघटन अभिक्रिया है। तो अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अकेला अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक सरल उत्पाद में बनता है, उसको क्या बोला जाता है? अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या है? अभिकारक एक है, अभिकारक एक है और टूटा कितने उत्पाद में? दो उत्पाद में। मान लो एक अभिकारक है ए बी, एक अभिकारक ए बी है, ये कितने उत्पाद में टूटा? ए प्लस बी, दो उत्पाद में टूट गया। समझ में आया ना? इसमें क्या है, एक अभिकारक दो उत्पाद में टूटेगा तो उसको कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे? अपघटन अभिक्रिया। अपघटन मतलब होता है टूटना। अपघटन मतलब क्या होता है? टूटना। तो जिस अभिक्रिया में अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट गया उसको अपघटन अभिक्रिया बोला गया। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसको चूना पत्थर भी बोला जाता है। इसको हमने उष्मा दिया, क्या दिया? एनर्जी दिया। ये डेल्टा हमने बताया था चिन्ह कैसे पहचाना जाता है अगले चैप्टर में, अगले वीडियो, इसके पहले वाले वीडियो में। तो डेल्टा का मतलब क्या होता है, यस का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको पहले से पढ़ा दिया है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हमने उष्मा दिया तो क्या क्या बना आपका? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो एक अभिकारक है, कितने उत्पाद में टूट रहा है? दो उत्पाद में टूट रहा है। तो अपघटन अभिक्रिया क्या है? एक अभिकारक दो उत्पाद में टूट जाता है, उसको कौन सी अभिक्रिया बोला जाता है? अपघटन अभिक्रिया। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र ये है, और कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर बोला जाता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये सब रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो रिएक्शन को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से, क्योंकि रिएक्शन आपके एग्जाम में कभी कभी देता है ना कि पहचाने ये कौन सा रिएक्शन है, ये कौन सी अभिक्रिया है, पहचानो। तो आप अगर इसको ध्यान से देख लेंगे तो आप एग्जाम में आसानी से इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है। अपघटन अभिक्रिया जो होती है आपकी कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। अपघटन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। तो पहले उसमें कौन सी अभिक्रिया है आपकी? उष्मीय अपघटन है। पहला क्या है आपका? उष्मीय अपघटन, और दूसरा है विद्युत अपघटन, और तीसरा क्या है आपका? प्रकाशीय अपघटन। आइए हम तीनों को एक एक करके देखते हैं। उष्मीय अपघटन क्या होता है, विद्युत अपघटन क्या होता है, प्रकाशीय अपघटन क्या होता है, इसको आइए एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या है? उष्मीय अपघटन। सबसे पहले क्या आपका? उष्मीय अपघटन है।
एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक उष्मा के प्रभाव से दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है, उसको कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? उष्मीय अपघटन बोलते हैं। तो उष्मीय अपघटन में क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया में जिसमें कोई यौगिक उष्मा के प्रभाव से मतलब उसको हीट दिया जाए, उसको गर्मी दिया जाए, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जा रहा है तो उसको कौन सा अपघटन बोलेंगे? उष्मीय अपघटन बोलेंगे। इसके पहले अभी हमने आपको एक एग्जांपल दिया कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट में हमने क्या दिया था? डेल्टा लगाया था ना। डेल्टा का मतलब क्या होता है? हीट दिया गया है। क्या दिया गया? हीट दिया गया इसे। अगर हमने कैल्शियम कार्बोनेट में जब उष्मा दिया तो किसमें टूट गया? कैल्शियम ऑक्साइड में टूटा और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। तो इसका मतलब क्या है? जब उष्मा की सहायता से अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटे उसको क्या बोलेंगे हम? उष्मीय अपघटन बोला जाएगा उसे, ठीक है। उसके बाद वाला कौन सा है आपका? जैसे दूसरा है आपका विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने घटक या सरल यौगिकों में टूट जाता है, तो उसको कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? विद्युत अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या हो? जैसे कोई जलीय विलयन है, अगर इसमें इलेक्ट्रिक करंट दिया गया तो यह अपने सरल यौगिकों में टूट गया, तो इसको कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे? विद्युत अपघटन अभिक्रिया बोला जाएगा। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका हम। जैसे जल ले लेते हैं हम। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। जल में जब हमने इलेक्ट्रिक करंट डाला तो किसमें टूटा? हाइड्रोजन में टूट गया। किसमें टूटा? हाइड्रोजन में टूटा। और ऑक्सीजन में टूटा। हाइड्रोजन में टूटा और ऑक्सीजन में टूटा। तो विद्युत अपघटन में यही तो है कि कोई जलीय विलयन है, जल तो जली होता ही है, तो जलीय विलयन में जब हमने इलेक्ट्रिक करंट डाला तो इलेक्ट्रिक करंट डालने के बाद यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। इसको कौन सा अपघटन बोलेंगे? विद्युत अपघटन इसे बोला जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम तीसरा देख लेते हैं। तीसरा कौन सा है आपका? प्रकाशीय अपघटन। तीसरा कौन सा है आपका? प्रकाशीय अपघटन। तो प्रकाशीय अपघटन क्या है? प्रकाशीय अपघटन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें पदार्थ प्रकाश के संपर्क में आने पर सरल पदार्थों में टूट जाता है। इसके पहले हमने कौन सा पढ़ा? उष्मीय अपघटन। उष्मीय अपघटन में उष्मा के माध्यम से पदार्थ टूट रहा था। उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा आपका विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन में क्या है? इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से पदार्थ टूट रहा है। तीसरा है आपका प्रकाशीय अपघटन। इसमें क्या है? प्रकाश के माध्यम से आपका पदार्थ टूटेगा। इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या है आपका? जैसे सिल्वर क्लोराइड है। क्या आपका? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड पे जब हम सनलाइट डालते हैं, सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश, तो ये किसमें टूटता है? सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है आपका? जैसे सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड में जब हमने सनलाइट डाला है, सूर्य का प्रकाश डाला, तो सिल्वर और क्लोराइड अलग अलग हो गए। इसको कौन सा अपघटन बोला गया? हमने प्रकाशीय अपघटन। क्यों प्रकाशीय अपघटन बोला गया? क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण टूट रहा है, ठीक है। तो अपघटन समझ में आ गया ना? अपघटन में यही है कि अगर विद्युत अपघटन है तो इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से टूटेगा, अगर उष्मीय अपघटन है तो उष्मा के माध्यम से टूटेगा, और प्रकाशीय अपघटन है तो प्रकाश के माध्यम से टूटेगा। अब हम तीसरी क्रिया पढ़ते हैं
दो अभिक्रिया हमने पढ़ ली। पहला कौन सा था आपका? पहला था हमारा संयोजन अभिक्रिया, दूसरा क्या था आपका? अपघटन अभिक्रिया। तीसरा क्या है आपका? विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा कौन सा है आपका? विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या है? जब अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिकों से हटाकर उसका स्थान ले लेती है तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया में क्या है? अधिक क्रियाशील वाला धातु कम क्रियाशील वाले धातु को हटाकर स्वयं उस कम क्रियाशील वाले धातु के स्थान पर आके बैठ जाए तो उसको कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। इसका हम जैसे हम देखते हैं, इसको सरल भाषा में देखते हैं। जैसे क्या है आपका? ए है एक पदार्थ, एक अभिकारक ए है, एक पदार्थ आपका बीसी है। ठीक है, मान लो कि ये पीसी कम क्रियाशील है, बी क्या है आपका? कम क्रियाशील है। तो क्या करेगा? ए बी को हटाकर खुद उसके स्थान पे आके बैठ जाएगा। ए बी को हटाकर खुद उसके स्थान पे बैठ जाएगा। ए सी हो गया और बी को उसने विस्थापित कर दिया। ठीक है, इसी को कहा जाता है आपका विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या है? जो अधिक, मान लो ए अधिक क्रियाशील है, बी कम क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील वाला धातु कम क्रियाशील वाले धातु को क्या करेगा? हटा देगा और खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। इसको क्यों, कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे हम? विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे आपका जिंक Zn प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब देखो ये जो कॉपर होता है ना, कॉपर कॉपर Zn से कम क्रियाशील होता है। कॉपर क्या होता है? Zn से कम क्रियाशील होता है। तो क्या करेगा ये? Zn कॉपर को विस्थापित कर देगा और Zn खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। तो इसमें क्या होगा? Zn SO4 प्लस Cu क्या हो जाएगा आपका? Cu क्या हो जाएगा आपका? विस्थापित हो जाएगा। Cu क्या हो जाएगा आपका? विस्थापित हो जाएगा। तो विस्थापन क्रिया आपको समझ में आ गया ना? इसमें क्या होता है? अधिक क्रियाशील वाला धातु कम क्रियाशील वाले धातु का स्थान ग्रहण कर लेगा और स्वयं उसका स्थान पे आके बैठ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम आपको? विस्थापन क्रिया। एक एग्जांपल इसका और ले लेते हैं। जैसे हम आयरन लेते हैं Fe प्लस कॉपर सल्फेट ही ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें भी जो आयरन होता है, आयरन अधिक क्रियाशील होता है, कॉपर आपका कम क्रियाशील होता है। तो क्या करेगा? आयरन इसके स्थान पे आके बैठ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका सूत्र? FeSO4 प्लस Cu आपका क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो इसी को बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। तो हमने तीन अभिक्रिया पढ़ लिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या था? दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, संयोजन अभिक्रिया हो गया। और अपघटन अभिक्रिया में क्या हुआ? एक अभिकारक टूट के दो उत्पाद में बदल गया तो उसको अपघटन अभिक्रिया बोला गया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या है? कम क्रियाशील वाला धातु अधिक क्रियाशील वाले धातु के स्थान को ग्रहण कर लेगा और जो कम क्रियाशील वाला धातु है उसको विस्थापित कर देगा। इसको क्या बोलेंगे हम? अपघटन अभिक्रिया। हमने तीन अभिक्रिया पढ़ लिया। अब चौथी अभिक्रिया कौन सी है ये देखते हैं। चौथी अभिक्रिया आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। चौथी अभिक्रिया कौन सी आपकी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हम देखते हैं। जब दो यौगिक अपने अपने आयनों का परस्पर आदान प्रदान करते हैं और दो नए यौगिक बनाते हैं तो उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। ठीक है, इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले पॉइंट देखते हैं। पॉइंट क्या क्या है इसमें? दो यौगिक होंगे और दोनों यौगिक क्या करेंगे? अपने आयनों को परस्पर आदान प्रदान करेंगे उसको और दो नए यौगिकों का निर्माण करेंगे। उसको कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक यौगिक हो गया आपका AB हो गया, दूसरा यौगिक हो गया आपका CD हो गया। ठीक है, ये दोनों यौगिक है और ये आपका आयन है। ठीक है, ये दोनों आपके क्या है? आयन है। अब दोनों यौगिक अपने बीचों में
आयनों का स्थानांतरण करेंगे। क्या करेंगे? आयनों का स्थानांतरण करेंगे। अब ए सी के साथ जुड़ जाएगा, बी डी के साथ जुड़ जाएगा, या फिर ए डी के साथ जुड़ जाए, बी सी के साथ जुड़ जाए, तो दो नए यौगिकों का निर्माण होगा। जैसे ए सी के साथ जुड़ा है तो ए सी बन गया और बी डी बन गया। इसके जगह पे एक और हो सकता है आपका ए डी हो सकता है और बी सी हो सकता है। सॉरी यहाँ पे सी नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा आपका बी डी रहेगा, ठीक है, यहाँ पे बी सी रहेगा। तो समझ में आ गया ना, इसमें दो यौगिक हैं, दो यौगिक हैं, दोनों यौगिक आपस में क्या करेंगे? आयनों का स्थानांतरण करेंगे और दो नए यौगिकों का निर्माण करेंगे। इसको कौन से अभिक्रिया बोला जाएगा? द्विस्थापन अभिक्रिया। द्विस्थापन मतलब दो यौगिक होंगे और दोनों यौगिकों के बीच आयनों का स्थानांतरण होगा और दो नए यौगिक का निर्माण होगा। उसको क्या बोलेंगे हम? द्विस्थापन अभिक्रिया। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपका इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपका सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? AgNO3। AgNO3 के अभिक्रिया हम कराते हैं NaCl के साथ, ठीक है। क्या बनेगा? Ag किसके साथ जुड़ेगा आपका? क्लोरीन के साथ, AgCl बना लेगा प्लस NaNO3 बना लेगा। अब नाम बता देते हैं इसका हम। AgNO3 का मतलब सिल्वर नाइट्रेट, NaCl का मतलब सोडियम क्लोराइड, AgCl का मतलब सिल्वर क्लोराइड, नहीं NaCl का मतलब सोडियम क्लोराइड होगा और AgCl का मतलब सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 का मतलब सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। अब देखो इसमें हुआ क्या क्या। Ag किसके साथ जुड़ गया आपका? Cl के साथ। Ag किसके साथ जुड़ा? Cl के साथ। और NaNO3 किसके साथ जुड़ गया? Na के साथ। हम देख लेते हैं आयन जो होते हैं ना, आयन आपके दो प्रकार के होते हैं। आयन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्लस आयन और दूसरा क्या होता है? माइनस आयन। धन आयन और ऋण आयन, ठीक है, कैट आयन और एन आयन इंग्लिश में बोला जाता है। तो जब भी दो आयन, इसमें एक आयन है आपका Ag है और दूसरा आयन है आपका NO3। Ag क्या है आपका? प्लस आयन है और NO3 क्या है आपका? माइनस आयन है। उसी प्रकार सोडियम क्या है आपका? धन आयन है और Cl क्या है आपका? ऋण आयन है। अब इसका धन आयन इसके ऋण आयन से जुड़ा और इसका ऋण आयन इसके धन आयन से जुड़ गया, ठीक है। AgCl के साथ जुड़ा और NO3 किसके साथ जुड़ गया? सोडियम के साथ। प्लस माइनस और प्लस माइनस हो गए ना आपके। तो आयनों का क्या हुआ? स्थानांतरण हो गया। तो इसी को क्या बोला जाता है आपका? द्विस्थापन अभिक्रिया। अगर इसका एक एग्जांपल हम और ले, क्या होगा? पीबी हो गया। पीबी को क्या बोलते हैं? लेड और NO3 हो गया प्लस पोटेशियम आयोडाइड हो गया। मिलकर क्या बना है? PbI2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। इसमें क्या क्या हुआ ये आप देख लीजिए। पीबी आपका धन आयन है, NO3 आपका ऋण आयन है, ठीक है। उसी प्रकार पोटेशियम आपका धन आयन है, आयोडीन आपका ऋण आयन है, ठीक है। अब ये धन आयन किसके साथ जुड़ा? इस ऋण आयन से, और ये ऋण आयन इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। तो पीबी क्या आपका? धन आयन, I2 क्या है आपका? ऋण आयन। पीबी मतलब लेड और I से क्या है? आयोडीन। तो लेड आयोडाइड, इसका नाम क्या है? लेड आयोडाइड। इसका पोटेशियम नाइट्रेट, इसका नाम क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम नाइट्रेट से क्रिया करता है तो लेड नाइट्रेट बनाता है, लेड आयोडाइड बनाता है और पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है।
तो देख लीजिए इसमें आयनों का स्थानांतरण हो रहा है, इसका धन आयन इसके ऋण आयन से जुड़ गया, इसका ऋण आयन इसके धन आयन से जुड़ गया, इसी को क्या बोलते हैं आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। इसके बाद हम आपका देखते हैं अगला कौन सा है। अगला है आपका ऑक्सीकारक अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया, दो अपक्रियाएं हैं, एक है ऑक्सीकरण अपक्रिया, दूसरा क्या है आपका अपचयन अपक्रिया। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है। तो जिस अपक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है या फिर हाइड्रोजन उससे निकलता है तो उसे कौन सी अपक्रिया बोलते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया बोला जाता है। इसमें क्या है कि या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा, या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो इसको कौन सी अपक्रिया बोलेंगे, ऑक्सीकरण अपक्रिया। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे क्या है आपका कॉपर है, कॉपर में हम अगर ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका कॉपर, तो ये है, अगर इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है इसमें जुड़ रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन, हमने बोला ना किसी ऑक्सीजन जुड़ता है या फिर हाइड्रोजन बाहर निकलता है, तो इसमें क्या हो रहा है ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। जिस क्रिया में ऑक्सीजन जुड़े उसको कौन सी क्रिया बोलेंगे, ऑक्सीकरण क्रिया। या तो अपचयन क्रिया में क्या है, जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हटे और हाइड्रोजन उसमें जुड़ जाए उसको कौन सी क्रिया बोलेंगे, अपचयन क्रिया। जो अपचयन क्रिया होती है ना वो ऑक्सीकरण क्रिया के जस्ट उल्टा होती है। ऑक्सीकरण क्रिया में क्या होता था, ऑक्सीजन जुड़ता था और हाइड्रोजन बाहर निकलता था, हाइड्रोजन क्या होता था बाहर निकलता था। और अपचयन में क्या है आपका, हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन क्या हो रहा है आपका बाहर निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अपचयन क्रिया ऑक्सीकरण क्रिया के जस्ट उल्टा होते हैं। इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं क्या होता है। जैसे कॉपर है आपका, क्या है आपका कॉपर ऑक्साइड लेते हैं हम, जैसे कॉपर ऑक्साइड ले लेते हैं हम, जैसे CuO हो गया, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड को लिया हमने और उसमें हाइड्रोजन जब हमने ऐड किया, इसमें क्या होता है हाइड्रोजन ऐड होता है, तो क्या हुआ यह जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कॉपर से हटा देता है तो कॉपर का निर्माण हुआ और जल का निर्माण हुआ। तो मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बाहर निकाल दे रहा है। तो यह कौन सी अपक्रिया होगी आपकी, अपचयन अपक्रिया होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सी आपकी आपकी क्रिया है। नेक्स्ट है आपका रेडॉक्स अपक्रिया। नेक्स्ट है आपका कौन सा आपका रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है आपकी, जिस अपक्रिया में ऑक्सीकरण क्रिया भी हो और अपचयन क्रिया भी हो, उस दोनों एक साथ हो उसको रेडॉक्स अपक्रिया बोला जाता है। मतलब जिस अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया एक समय पर ही हो उसको कौन सी अपक्रिया बोलेंगे, रेडॉक्स अपक्रिया। जैसे हमने अभी आपको एग्जांपल दिया था अपचयन क्रिया में CuO का, इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड किया था और क्या बना था आपका कॉपर प्लस H2O। इसमें देखो दोनों क्रियाएं हो रही है। जैसे क्या है आपका ऑक्सीकरण क्रिया में क्या है, ऑक्सीजन ऐड होता है और अपचयन क्रिया में क्या होती है ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अगर इधर से हम देखें, इधर से हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है आपका जुड़ रहा है, मतलब यह कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पे, ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है। अगर हम इधर देखें, इधर इधर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है किसकी सहायता से, हाइड्रोजन की सहायता से। तो ऑक्सीजन अगर बाहर निकलता है तो उसको अपचयन क्रिया बोलते हैं और अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको ऑक्सीकरण क्रिया बोलते हैं। तो इधर कौन सी क्रिया हो रही है,
अब चयन क्रिया हो रही है और इधर कौन सी क्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है, और दोनों क्रियाएं एक ही रिएक्शन के अंदर हो रहे हैं। तो जिस क्रिया में ऑक्सीकरण क्रिया भी हो और अपचयन क्रिया भी हो उसको कौन सी क्रिया बोलेंगे हम, रेडॉक्स क्रिया। हो गया ना, आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ ना कि जिस क्रिया में दोनों क्रियाएं एक साथ हो, रेडॉक्स और ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया, उसको कौन सी क्रिया बोलेंगे हम, रेडॉक्स क्रिया। मेन तो आपको वही 5 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेन तो वही 5 इंपॉर्टेंट है। बाकी कभी कभी ये सब भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे आपका अवक्षेपण क्रिया। अवक्षेपण क्रिया में क्या है, जब दो जलीय विलयन आपस में अपक्रिया करके किसी अघुलनशील ठोस पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे अवक्षेप क्रिया कहा जाता है, इसे अवक्षेपण भी कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे दो जलीय विलयन अगर आपस में मिल रहे हैं और एक ठोस पदार्थ का निर्माण करेंगे, और ठोस पदार्थ कैसा होना चाहिए आपका, अघुलनशील होना चाहिए। अघुलनशील मतलब जो कि जल में न घुले, उसको कौन सी क्रिया बोलेंगे हम, अवक्षेपण क्रिया। इसका हम एग्जांपल देखेंगे, जैसे हम एक है एजी है NO3, सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट को हमने जब सोडियम क्लोराइड में घोला, ठीक है, तो क्या बना, AgCl और NaNO3। अगर इस रिएक्शन को हम देखें, रिएक्शन में हो क्या रहा है, AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट को हमने सोडियम क्लोराइड में घोला तो सिल्वर क्लोराइड बना और सोडियम नाइट्रेट बना। अब देखो इसमें दिया क्या है, अगर हम परिभाषा के हिसाब से देखें तो दो जलीय विलयन को आपस में अपक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ का निर्माण किया, ठीक है। तो जो AgNO3 है ना, जब सोडियम क्लोराइड के साथ क्रिया करता है तो AgCl जो बनाता है वह ठोस पदार्थ का निर्माण करता है। AgCl क्या होता है आपका, ठोस पदार्थ, और यह जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है। जल में अघुलनशील का मतलब जैसे कोई विलयन है, जैसे कोई विलयन है, जब आप इसमें जल भी है, एक सेकंड, जैसे कोई आपका जलीय विलयन है, ठीक है, कोई आपका क्या है, जलीय विलयन है, इसमें जल मिक्स है, अगर हम इसमें कोई पदार्थ इस प्रकार से डालें जो कि क्या हो आपका अघुलनशील हो, तो अघुलनशील पदार्थ क्या करेगा, इसके तली पे जाके बैठ जाएगा, ये क्या होगा, तली पे जाके बैठ जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं हम, अवक्षेपण अपक्रिया। इसी को क्या बोलते हैं हम, अवक्षेपण अपक्रिया। तो अवक्षेपण अपक्रिया में क्या होता है, जो पदार्थ का निर्माण होता है वह क्या जाता है, वो क्या होता है, वह जाके तली पे बैठ जाता है सलूशन के, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दो जलीय विलयन होंगे, दोनों जलीय विलयन क्या करेंगे, आपस में क्रिया करेंगे तो एक ऐसे अघुलनशील पदार्थ का निर्माण करेंगे, और वह अघुलनशील पदार्थ क्या होगा, अवक्षेपण, अवक्षेप कहलाएगा। क्या होगा, अवक्षेप कहलाएगा। अवक्षेप का मतलब क्या होता है, जो जल में अघुलनशील हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा आपका, अब हम देखते हैं ऑक्सीकारक क्या होता है। ऑक्सीकारक क्या होता है, वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण कर देता है, वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ का क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण कर रहा है तथा स्वयं अपचयित हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक बोलते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम बोलेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, वह पदार्थ जो ऑक्सीजन देता है और हाइड्रोजन को हटाता है, वह ऑक्सीकारक कहलाता है, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था अभी हमने CuO का, कॉपर ऑक्साइड का, उसमें हमने क्या जोड़ा था, हाइड्रोजन, तो क्या बना था आपका, Cu अलग हो गया था और H2O बना था, ठीक है।
इसमें क्या हो रहा है, जो कॉपर है ना, कॉपर 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 ऑक्सीजन को किसको दे रहा है, हाइड्रोजन को दे रहा है, ठीक है। वह पदार्थ जो ऑक्सीजन को देता है, वह पदार्थ जो ऑक्सीजन को दे रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीकारक। तो इसमें क्या है, CuO, ऑक्सीकारक है, ठीक है, समझ में आ गया ना। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा आपका क्या है, आपका अपचायक। अपचायक जस्ट इसका उल्टा होता है, जैसे ऑक्सीकरण का उल्टा क्या होता है, अपचयन, उसी प्रकार ऑक्सीकारक का उल्टा होता है अपचायक। इसमें क्या है, वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन कर देता है तथा स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है, उल्टा है ना। इसमें क्या है, वह पदार्थ जो ऑक्सीजन को हटाता है और हाइड्रोजन को देता है, वह अपचायक कहलाता है। हम फिर से वही एग्जांपल लेंगे CuO का, उसमें हमने हाइड्रोजन को ऐड किया था, Cu बना था, और क्या हुआ था, जल का निर्माण हुआ था। इसमें क्या है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, हटा दे रहा है। तो इसमें अब चाहे कौन सा होगा, हाइड्रोजन, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा था, कॉपर ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को दे रहा था, तो जो ऑक्सीजन को देता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक, और जो ऑक्सीजन को हटाता है उसको क्या बोलते हैं, अपचायक। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हटा दे रहा है, इसलिए क्या है आपका, अपचायक है। ऑक्सीकारक अपचायक में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका संक्षारक। क्या आपका, संक्षारक। संक्षारक क्या होता है, अगर हम संक्षारक देखेंगे तो जब धातुएं वायु या नमी के संपर्क में आने पर रासायनिक पदार्थ आकार में धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, उसको क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। संक्षारण क्या होता है, जब कोई भी पदार्थ होगा, अगर वह वायु या नमी के संपर्क में आ रहा है और वह नष्ट होता जा रहा है या फिर गल जा रहा है धीरे धीरे, उसको क्या बोलेंगे, संक्षारण। उदाहरण के तौर पे अगर हम लोहा को ले लें, लोहा को अगर आप नमी वाले स्थान पे रखोगे जहाँ पे नमी है या फिर वहां पे जल है, अगर उसको रख दिया जाए कुछ समय, तो वह क्या होता है, उसमें क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, भूरे रंग का क्या होता है, जंग लग जाता है। तो जिसके कारण क्या होता है, लोहा धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, आकार में उसको गिरावट आने लगती है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, संक्षारण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, संक्षारण से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो संक्षारण का सूत्र क्या होता है, मतलब अगर हम इसका एक एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल क्या है, लोहे का ही ले लेते हैं। जैसे लोहे को आयरन बोलते हैं हम। अगर हम इसे वायु, एक से वायु और दूसरा क्या है आपका, जल है, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। ठीक है, अगर हम आयरन को वायु, वायु मतलब वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन, और जल है, जल का सूत्र हो गया। इस संपर्क में जब हम लाएंगे तो क्या होगा, X H2O, क्या होगा, X H2O। इसमें हो क्या रहा है, देखो आप, जब हमने आयरन है, लोहे का सूत्र आयरन होता है Fe को जब हमने वायु और जल के संपर्क में लाया, यश का मतलब क्या है, जल जितने मात्रा में उपलब्ध हो वहां पे, ठीक है। जल की मात्रा हर जगह तो एक समान होगी नहीं, जहाँ पे जैसे जल की मात्रा मिलेंगे उसको उस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। जब हम लोहे को जल और वायु के संपर्क में लाएं तो क्या हो रहा है, फेरस क्या बना रहा है, फेरस ऑक्साइड, और जल का निर्माण हो रहा है। तो जो ये नहीं है, यही लोहे में जंग लगने की क्रिया को दर्शाता है, ठीक है। तो यही क्या करता है, भूरे रंग की लोहे के अंदर परत जमा लेता है,
जिससे क्या होता है, लोहा गलने लगता है। चलिए इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, रासायनिक अपक्रिया क्या है, इसके दो लक्षण लिखिए। अभी हमने बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, इसकी पहचान को हमने बताया था कि जब दो या दो से अधिक अपकारक एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, रासायनिक अपक्रिया बोलते हैं। इसके आप दो लक्षण को भी लिख दीजिएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो अभी हमने इसके पहले वाले लेक्चर में ये भी बताया था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो आप इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरी अपक्रिया, तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, संयोजन अपक्रिया क्या होती है, परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए, ठीक है। मतलब क्या है संयोजन अपक्रिया, तो अभी हमने बताया अभी आपको कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, संयोजन अपक्रिया। अगर इसका उदाहरण आप दे रहे हैं तो दे दीजिए, जैसे Na हो गया, Cl हो गया, NaCl मिलके बना गया, ठीक है। तो दो या दो से अधिक अभिकारक एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, संयोजन अपक्रिया। उसके प्रकार अभी हमने जस्ट बताया आपको संक्षारण क्या होता है। तो संक्षारण का मतलब क्या होता है, लोहे में जंग लगना, या फिर कोई पदार्थ है जब पानी और वायु के संपर्क में आता है तो वह उनसे क्रिया करके उसका आकार क्या होता है, उसके आकार में परिवर्तन आने लगता है। जैसे लोहा है, लोहे में जंग लगेगा तो लोहा क्या करेगा, धीरे धीरे गल जाएगा। इसका भी हमने सूत्र भी लिखाया था आपको कि लोहे में जंग लगता है तो उसका सूत्र क्या होता है, तो आप उसको देख लीजिएगा। उसके उसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ष 2023 और 24 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे ये भी देख लीजिए आप। दिया गया है विस्थापन तथा द्विस्थापन अपक्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। अभी हमने बताया विस्थापन क्या होता है, जब अधिक क्रियाशील वाली गैस अधिक क्रियाशील वाले धातु कम क्रियाशील वाले धातु को हटाकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर ले, उसको क्या बोलेंगे हम, विस्थापन अपक्रिया। और द्विस्थापन में क्या है, दो यौगिक आपस में आयनों का स्थानांतरण करेंगे और दो नए यौगिक का निर्माण करेंगे, उसको द्विस्थापन बोलेंगे। अभी हमने इसको बताया था, आप उसका एग्जांपल भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है आपका, यह अपक्रिया किस प्रकार की है। तो जैसे इसमें क्या है, सब क्रिया में Zn है, CuSO4 है, ZnSO4 बना रहे हैं Cu, इसमें क्या रहा है, जिंक जुड़ रहा है और कॉपर अलग हो जा रहा है। तो हमने अभी बताया कि विस्थापन में क्या होता है, अधिक क्रियाशील वाला कम क्रियाशील वाले को हटाकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर रहा है। इसमें जिंक अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है, तो जिंक क्या कर रहा है, कॉपर को हटा दे रहा है और स्वयं उसका स्थान क्या हो रहा है, ग्रहण कर ले रहा है। तो यह कौन सी अपक्रिया हो गई, विस्थापन अपक्रिया। उसी प्रकार ये भी है, अभी हमने बताया था ऑक्सीकरण तथा अपचयन में अंतर लिखिए तथा उदाहरण भी दीजिए, ठीक है। निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए, संतुलित करना भी हमने आपको सिखाया है, तो संतुलित कर लीजिएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन दिया गया, देखो 2000 कितने में पूछा गया है, 25 और 2026 में, अभी लेटेस्ट पूछा गया है ये सब क्वेश्चन। देखिए कि अवक्षेपण अपक्रिया क्या होती है, उदाहरण से लिखिए। अवक्षेपण क्या होता है कि जब दो जलीय विलयन आपस में अपक्रिया करते हैं तो एक ऐसे पदार्थ का निर्माण करें जो कि जल में क्या हो, अघुलनशील हो, उसको क्या बोलेंगे, अवक्षेप। इस अपक्रिया को क्या बोला जाएगा, अवक्षेपण अपक्रिया। ये अपने रिएक्शन अभी आपको बताया। उसके बाद 2026 अभी ये इस साल एग्जाम में क्या पूछा गया था, निम्नलिखित अपक्रियाओं के प्रकार लिखिए, कौन कौन सी अपक्रिया किस प्रकार की है। तो इन सभी का भी हमने एग्जाम्पल बताया हुआ है। आप वीडियो को आप पीछे देखेंगे ना, वापस नोट से देखेंगे तो इन सभी अपक्रिया के बारे में बताया गया है, कौन सी अपक्रिया किस प्रकार की है। तो आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं ना। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी जैसे हम आपके लिए लाए हैं, जैसे जो क्वेश्चन सबसे अधिक बार पूछे गए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप नोट्स में सभी क्वेश्चन को लिख के उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। जैसे रासायनिक समीकरण कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर में, ये हो गया। उसी प्रकार अध्याय में जो क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसे परिभाषा हो गया ना, परिभाषा आपका 2 नंबर का, उदाहरण 2 नंबर का, अंतर 2 नंबर का पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है।
5 नंबर में आपके जैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी था ना, ये वाला। तो इसमें क्या देगा, 4-5 क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा या तो बोलेगा ये कौन सी क्रिया किस प्रकार की है, एक नंबर का रहेगा, या तो 5 समीकरण दे देगा, उसको बोलेगा संतुलित करिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप इस चैप्टर को बढ़िया से आप इसका नोट्स बना लीजिए, इसको तैयार कर डालिए। हम आपको अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप बढ़िया से पढ़ते रहिए।